देखो बच्चों, आज करेंगे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र वह क्रिया जिसमें गैसों को ग्रहण किया जाता है तथा बाहर छोड़ा जाता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र दो प्रकार का होता है, अनोक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन तथा अनोक्सी का मतलब अवायवीय श्वसन और तथा वायवीय श्वसन। इसमें O2 का भाग नहीं लेते, ऑक्सीजन का भाग नहीं लेते, जबकि इसमें ऑक्सीजन का भाग लेते हैं, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का भाग लेते। अंतिम उत्पादन लैक्टिक अम्ल तथा एल्कोहल प्लस ऊर्जा होती है। इसमें CO2 जलवाष्प प्लस ऊर्जा होती है। इसका उसमें ऊर्जा 2 ATP के रूप में, इसमें ऊर्जा 36 और 38 ATP के रूप में। इसमें ग्लाइकोलाइसिस होती है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस तथा एसिटाइल को एंजाइम और केम्बर चक्र तीनों होते हैं। ग्लाइकोलाइस, एसिटाइल तथा केम्बर चक्र तीनों होते हैं ऑक्सीजन में। इसमें RBC, मांसपेशियाँ, अंतः परजीवी, जीवाणु विषाणु होते हैं। इसमें बाह्य जीव होते हैं, बाह्य जीव होते हैं। आगे चलते हैं। श्वसन की अवस्था, बाहरी श्वसन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। वायुमंडल, फेफड़ों के मध्य गैसों का आदान प्रदान, जबकि फेफड़ों तथा रक्त वाहिनियों के मध्य गैसों का आदान प्रदान अंतः श्वसन होता है। तथा कोशिकीय श्वसन, रक्त वाहिनी से कोशिका ऊतक के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसन के अंग कौन कौन से आते हैं? नाक, इसमें रोम श्लेष्मा ग्रंथि, इसका कार्य क्या होता है? वायु के तापमान को शरीर के अनुकूलित बनाना तथा धूप के कण तथा जीवाणु से सुरक्षा करना, इसका नाक का। इसमें नाक में 3 अस्थि होती हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। इसमें 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क में नेजल अस्थि होती है, पश्चिम मस्तिष्क एथमोवाइड अस्थि होती है और तल भाग में मेघजिला अस्थि होती है। झिल्ली में क्या होते हैं? सनीडेरियन झिल्ली, इसका गंध का ज्ञान कराती है। इसे क्यों? राइनो वायरस के संक्रमण से सूजन, इसमें सामान्य जुकाम के कारण आता है। ठीक है। मुक्केबाज नेजल अस्थि को शल्य क्रिया द्वारा बाहर निकालकर उपास्थि का प्रत्यारोपण कर देते हैं। ये श्वसन तंत्र है। देखते हैं इसमें श्वसन तंत्र है। इसमें ग्लोटिस, यहाँ से ग्लोटिस, ये ग्लोटिस में ये क्या होता है? श्वसन नली, ट्रेकिया सी आकार का वाला होते हैं इसमें। ठीक है। 16 से 20 होते हैं। ठीक है। ये 2 भागों में बढ़ जाती है। इधर इसमें कूपिका ही होती है, कूपिका होती है। ये बीच में डॉट होते हैं, एट्रिया होते हैं, एट्रिया। ये ड्राइफाइड, इसमें ड्राइफ्राम होता है, ये ड्राइफ्राम। श्वसनिका तथा पल्स झिल्लियाँ होती हैं। ठीक है। श्वसन नली मुख्य गुहा में ग्लोटिस के रूप में आकर खुलती है। श्वसन नली मुख्य गुहा में किसमें? ग्लोटिस के रूप में आकर खुलती है। श्वसन नली में सी आकार के वलय पाए जाते हैं, जिसे पिछने सिकुड़ने से रोकते हैं। इसकी संख्या 16 से 20 होती है। मनुष्य के फेफड़े ठोस व स्पंजी होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस स्पंजी, जिनमें अपने आप फैलने और सिकुड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक है। डायफ्राम पेशिया का बना होता है, जिसमें अपने आप फैलने तथा सिकुड़ने की क्षमता होती है डायफ्राम में, जो कि फेफड़ों में नहीं होती है। श्वसन क्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान विसर्जन द्वारा होता है। इसे विसर्जन का अर्थ है किसी भी गैस का अधिक दाब से कम दाब की ओर जाना विसर्जन कहलाता है। श्वसन क्रिया के दौरान वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसों का ग्रहण किया जाता है, लेकिन फेफड़ों की कूपिका में केवल O2 व CO2 का आदान प्रदान होता है।
श्वसन के दौरान फेफड़ों के अंदर सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कैसी नाइट्रोजन गैस होती है? O2। O2 कितनी होती है? 21% ग्रहण होती है तथा 17% छोड़ी जाती है। इसे उपयोगी गुण से 4% ही होती है। श्वसन क्रिया दो प्रकार की होती है। श्वसन क्रिया के दो प्रकार होते हैं। श्वसन क्रिया के दो प्रकार होते हैं, अंतःश्वसी और बाह्यश्वसी। अंतःश्वसी गैसों को फेफड़ों में भरना, गैसों को फेफड़ों में भरना में 2 सेकंड का समय लगेगा, कुल 5 सेकंड का। जबकि गैसों को फेफड़ों से बाहर छोड़ना 3 सेकंड का समय लगेगा। श्वसन की दर क्या होती है? वयस्क व्यक्ति में 16 से 20 प्रति मिनट। इसके श्वसन का मापन स्पाइरोमीटर है। श्वसन का मापन कैसा होता है? स्पाइरोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। फेफड़ों में कूपिका व रक्तवाहिनियों के मध्य गैसों का आदान प्रदान विसर्जन से होता है। कूपिका तथा रक्तवाहिनियाँ, इसमें दाब कैसा होता है? इसमें ये दाब 40 mm SB 140, ये रक्तवाहिनियाँ होती है, ये कूपिकाएँ होती हैं। रक्तवाहिनी में O2 का परिवहन प्लाज्मा द्वारा 2 से 3% द्वारा होता है और हीमोग्लोबिन 95-97% होता है O2 का। रक्तवाहिनी में O2 का परिवहन, इसमें एक ग्लोबिन द्वारा 4 O2 अणु का परिवहन किया जाता है। जैसा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा 1.34 ml O2 का परिवहन किया जाता है। O2 CO2 का परिवहन प्लाज्मा 10 से 15% होता है, तब बाइकार्बोनेट 65 से 70% होता है और हीमोग्लोबिन द्वारा 7 से 8% होता है। जवारीय आयतन क्या होता है? सामान्य अवस्था में फेफड़ों में ग्रहण की गई तथा छोड़ी गई वायु जवारीय आयतन कहलाता है। इसका आयतन 500 ml होता है। IRV शोषित आरक्षित आयन, बलपूर्वक फेफड़ों में भरी हुई आयु 300 ml होती है। कितनी होती है? 300 ml। तथा उच्च शोषण आरक्षित आयतन, बलपूर्वक फेफड़ों में छोड़ी गई आयु 1100 ml होती है। कितने? 1100। तथा जैविक क्षमता फेफड़ों में अधिकतम भरने व छोड़ने की क्षमता 46 ml होती है। कितनी? 46। कुल पुप्सीय क्षमता 5800 ml होती है। कितने? 5800 ml। आँख, अब क्या आ गई? आँख को फोटो रिसेप्टर तथा प्रकाश संवेदी कहते हैं। यहाँ का चित्र देखो, यहाँ का चित्र है। सबसे पहले इसमें 3 परत होती हैं। इसमें 3 आँख में कितनी परत होती है? 3 परत होती है। 1, 2 और 3 परत होती है। ठीक है, इसमें पहली परत कौन सी होती है? दृढ़ पटल, इसके कहते हैं स्क्लेरा। दूसरा होता है रक्त पटल तथा कोराइड तथा तीसरा पटल दृष्टि पटल रेटिना। दृढ़ तंत्रिका होती है, इसमें दृढ़ तंत्रिका होती है। अंतबिंदु होता है, ये अंतबिंदु है। ठीक है, ये इसमें सलाका पाई जाती हैं और शंकु पाए जाते हैं। सलाका, शंकु, पीत बिंदु पाए जाते हैं। तो कौन सी पे? रेटिना पर पाए जाते हैं। ठीक है, काचाप द्रव होता है आँखों के मध्य। काचाप द्रव और कॉर्निया के मध्य क्या होता है? लेंस होता है। एक्स द्रव होता है इसमें। ये आइरिस झिल्ली होती है, इसमें आइरिस कॉर्निया पाया जाता है शुरू में। ठीक है, अब देखते हैं आँख का लेंस उत्तम लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, आँख की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आँख को अधिकतम देखने की दूरी अनंत होती है। आँख का कैमरा आइरिस को कहते हैं। आँख का कॉर्निया दान में दिया जाता है क्योंकि इसमें रक्त नहीं पाया जाता। कॉर्निया व लेंस के मध्य एक्स द्रव तथा लेंस व रेटिना के मध्य काचाप द्रव भरा होता है।
आँख में आँख में प्रकाश का प्रवेश पायुपिया से होता है। किसके? पायुपिया से, पायुपीला से होता है। आँख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जो कि वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक होता है। उल्टे प्रतिबिंब को मस्तिष्क के द्वारा सीधा करके ज्ञान करवाया जाता है। रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, शलाका और शंकु। शलाको अंधेरे से ज्ञान कराती है और शंकु प्रकाश से ज्ञान कराती है। पित्त बिंदु क्या होता है? रेटिना का वह भाग होता है जहाँ शलाका शंकु सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। अंध बिंदु रेटिना का वह भाग होता है जहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, क्योंकि इसमें शलाका शंकु नहीं पाए जाते हैं। अंत बिंदु में आँख के रोग। आँख में दूरदृष्टि और निकट दृष्टि। दूरदृष्टि में क्या होता है? हाइपर मेट्रोपिया। इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है तथा निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया। इसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है तथा दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पास बनता है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दृष्टि दोष जरा प्रेसमायोपिया यह वृद्धावस्था के होने वाले रोग है। इस रोग में रोगियों को दूर व निकट दोनों की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इसके निवारण के लिए द्विपोषीय अवतल तथा उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं एस्टिग्मेटिज्म रोग होता है दृष्टि वैषम्य रोग। इस रोग में कॉर्निया का आकार अनियमित हो जाता है, जिससे रोगी को साफ दिखाई नहीं देता है। इसके निवारण के लिए सिलेंड्रिक तथा बेलनाकार लेंस होता है। मोतीबिंद रोग। इसमें लेंस में अपारदर्शित होता है, जिसमें रोगी दिखाई देना बंद हो जाता है। इसके निवारण के लिए लेंस का प्रत्यारोपण किया जाता है। वर्णदंत रोग यह एक आनुवंशिक रोग है जिसमें रोगी लाल व हरे का भेद नहीं कर पाता है। रतौंधी रोग यह विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें रोगी रात को शाम को समय साफ नहीं दिखाई देता है, विटामिन ए की कमी से। रोडोल्फिन वर्णक की कमी के कारण इसमें शलाका कोशिका कम होती है। जीरोथोम्बिया रोग इसमें विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें दिखाई देना बंद हो जाता है। इसमें सूखापन, आँखों में सूखापन कहते हैं। GM फसल गोल्ड राइस तथा सुनहरे चावल विटामिन ए के स्रोत हैं। आँखों की ग्रंथियाँ कौन कौन सी पाई जाती है? मायोबीन ग्रंथि। इसका तरल कॉर्निया को चिकना बनाता था। अगला लेक्राइमल ग्रंथि, आंसू ग्रंथि कहते हैं। इसके निकलने तरल अथवा आँख साफ दिखाई देती है। इसके तरल से आँख साफ दिखाई देती है। रोगाणु से सुरक्षा लाइसोजाइम होता है। आँख 576 मेगापिक्सेल्स कैमरे की तरह व्यवहार करती है। 500। कान क्या गया? कान को कहते हैं फोनोरिसेप्टर। क्या कहते हैं कान को? फोनोरिसेप्टर। सुनना अर्थात शरीर का संतुलन बनाए रखना मुख्य कार्य है। कान देखते हैं। कान भी सबसे पहले बाह्यकरण होता है, फिर मध्यकरण होता है, फिर आंतरिकरण होता है। बाह्यकरण ठीक है। यूस्टेकिय नलिकाएं होती है। इसमें यूस्टेकियन नलिकाएं होती है। बाह्यकरण में यूस्टेकियन नलिकाएं होती है। बाह्यकरण ठीक है। मध्यकरण, आंतरिकरण। कर्णपटल होता है। इसमें कर्णपटल होता है। ठीक है। इसमें मेलियस, इनकस और स्टेपीज ये
ग्रंथियाँ होती हैं। कान का रेत होता है, इसमें अर्धवर्ताकार नालियाँ होती हैं, एंडोफिल होते हैं, पेरिलिप्त होता है, ठीक है, अड़पटर ये नलिका होती है। कान के 3 भागों में बांटा गया है, बाह्य, बाह्यक, मध्य और आंतरिक। यह बाहरी भाग होता है जो उपास्थि का बना होता है, इस कारण से कोमल और लचीला होता है। कार्य ध्वनि तरंगों को एकत्रित करना होता है। मध्यकर्ण इस भाग में 3 हड्डियां मेलियस, इनकस, स्टेपिज, कान के मेलियस, इनकस, स्टेपिज तथा कान की परतदार पाई जाती है, जो सुनने संबंधित क्रिया का कार्य करती है। इस भाग में यूस्टेकियन नलिका मुख्य गुहा में जाकर खुलती हैं, जो अतिरिक्त दाब को मुख्य गुहा से बाहर निकालकर कान के पर्दे को फटने से बचाती हैं। आंतरिकरण के बाद इस भाग में 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं, जो शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करती हैं। इन नलिकाओं में भरे हुए द्रव को एंडोलिप कहते हैं। क्या कहते हैं? भरे द्रव को एंडोलिप कहते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कण पाए जाते हैं, जिन्हें कान की रेत कहते हैं। कान में सिरुमिन ग्रंथि पाई जाती है, जो मोम जैसे पदार्थों का स्राव करती है। पेरिलिप्ट नलिकाओं के बाहर पाया जाता है। अब देखते हैं जनन तंत्र। बच्चों, जनन तंत्र क्या है? जनन तंत्र जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन तंत्र कहता है। जनन तंत्र 2 प्रकार के, अलैंगिक जनन तंत्र और लैंगिक जनन तंत्र। अंडज ओवीपेरस वे जीव जो अंडे देते हैं, अर्थात जरायु। विविपेरस वे जीव जो अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जैसे मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है। अतः नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र अलग होते हैं। नर जनन तंत्र प्राथमिक मुख्य वर्षण होते हैं। सहायक तथा द्वितीय शुक्र जनन नलिकाएं होती है। एपिडाइमिसिस होते हैं, शुक्रवाहक होते हैं, शुक्राशय होते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। वर्षण की संरचना ऐसी होती है। वर्षण की संरचना देखो, ये लेंदी कोशिकाएं होती हैं, सरोटी कोशिकाएं होती है। ये वर्षण जाल होता है ये पूरा। शुक्रवाहक होती है, ये एपिडाइमिसिस होती है, शुक्राशय होते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि होती हैं, ये सेमीबोफेसिन शुक्र नलिका होते हैं, ये मूत्राशय हो गया, ठीक है। आगे देखते नर का मुख्य जनन अंग वर्षण को माना जाता है, क्योंकि सही बात है, वर्षण को माना जाता है क्योंकि नर युग्म शुक्राणु का निर्माण वर्षण में होता है। शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र जनन अथवा स्पेमेटोजीनियस कहते हैं, जिसमें 74 दिन का समय लगता है। नर में वर्षण में शरीर के बाहर थैलोनुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें वर्षण कोष तथा स्कोटस से कहते हैं। वर्षण का निर्माण भ्रूणावस्था में भ्रूण के उदर गुहा में होता है, जो जन्म के समय वर्षण कोष में आ जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों में वर्षण तथा वर्ष कोष में न होकर उदर गुहा में ही रह जाता है। ऐसे बच्चों को क्रिप्टोऑर्किडिज्म कहते हैं। इन वर्षण को ओप्टिज्म द्वारा उदर गुहा से निकालकर वर्षण कोष में लाना ऑर्कियोपेक्सी कहते हैं। शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर का तापमान 2 से 3 डिग्री से कम तापमान की आवश्यकता होती है। इस कारण से वर्षण नर में शरीर के बाहर पाए जाते हैं। वर्षण भ्रूणावस्था से उदर गुहा में बनते हैं, जो जन्म के समय इंग्वाइनल नाल की सहायता से वर्षण कोष में आते हैं। वर्षण 2 प्रकार की कोशिकाएं
पाई जाती हैं लैंगिक कोशिका और सुटोली कोशिका। यह नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजन का निर्माण करते हैं। सुटोली कोशिका यह परिपक्व हो रहे हैं शुक्राणुओं को पोषण पदार्थ करती है। यह शुक्राणु की प्रतिरक्षा तंत्र से सुरक्षा करती है। मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में क्या होता है? जनन अंग में कहता है प्राथमिक तथा अंडाशय, सहायक अंडवाहिनी अथवा फोलोपिक नलिकाएं, गर्भाशय अथवा वेजाइना ये होती है। अब इसमें देखते हैं ये क्या क्या होते हैं। एम्पुला। एम्पुला अंडवाहिनी अथवा अंडवाहिनी के फोलोपिन, ठीक है, ये अंडाशय होते हैं। ये फीमरी होती है, फीमरी ये देखो झिल्ली की तरह, ये जन्मनाल होता है। ये वेजाइना लास्ट में। गर्भाशय का पतन परत कितनी होती है? इसमें 3 परत होती है, ठीक है, 3 परत होती है गर्भाशय में। एपीमेट्रियल, मायोमेट्रियल और एंडोमेट्रियल 3 परत होती है। महिलाओं में मुख्य जनन अंग अंडाशय को माना जाता है क्योंकि मादा युग्म अंडाणु का निर्माण होता है। महिलाओं में भ्रूणावस्था में अंडाशय के कोर्टेक्स भाग से ओगोनिया का निर्माण होता है जो वयस्क अवस्था में अंडाणु के रूप में परिवर्तन होते हैं। फेलोपिन नलिका में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। महिलाओं में गर्भाशय के अंदर भ्रूण का परिपक्व होता है जिसमें मानव गर्भाशय 3 माह 7 दिन यानी कि 270 से 280 माह होता है। महिलाओं में मासिक धर्म 28 दिन का होता है जिसमें 14 दिन अंडशोधन क्रिया होती है तथा 11 से 17 दिन रिस्क क्रिया होती है जिससे निषेचन क्रिया होती है। मीनार की अवस्था। रजोदर्शन क्या होता है? रजोदर्शन महिलाओं का मासिक धर्म शुरू होते हैं 13 से 14 वर्ष से प्रारंभ होते हैं, 13 से 14 वर्ष में। मीनोपोज अवस्था। रजोनिवृत्ति। महिलाओं में मासिक धर्म का बंद होना अर्थात जनन की क्षमता समाप्त हो जाना 40 से 45 से 50 साल के होते हैं। वेक्सटोमी कौन सा होता है? वेक्सटोमी पुरुष नसबंदी होती है। ड्यूबेक्टिमा महिला नसबंदी होते हैं। हीरेक्टिमा गर्भाशय को ऑपरेशन द्वारा बाहर निकालना। उफोक्टोमी अंडाशय को ऑपरेशन द्वारा बाहर निकालना। देखो, वेसेक्टोमी पुरुषों की नसबंदी होती है। फिर दूसरा होता है डायूबेक्टोमी महिला नसबंदी होता है। हीरेक्टोमी गर्भाशय को अंडाशय द्वारा बाहर निकालना। तो उफोक्टोमी अंडाशय को ऑपरेशन द्वारा बाहर निकाला जाता है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र जंतु शरीर में पाए जाने वाले वह ऊतक जिसके दौरान नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर त्यागा जाता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र 3 प्रकार: त्वचा, फेफड़े और यकृत। त्वचा पसीने के रूप में, फेफड़े CO2 तथा जलवाष्प के रूप में तथा अमोनिया तथा यूरिया के रूप में यकृत तथा वक्र किडनी। मुख्य उत्सर्जन अंग तथा मूत्र निर्माण द्वारा। वक्र किडनी गुर्दा क्या होता है? गुर्दा, ठीक है, गुर्दा किडनी। इसके नेफ्रोलॉजी कहते हैं, इसका अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। वजन 150 से 170 ग्राम होता है। मुख्य ये एक जोड़ी वक्र पाए जाते हैं जो गहरे लाल रंग के होते हैं जिसे सेम बीज की जैसी आकृति की होती है वक्र। आगे देखते हैं वक्र में क्या करते हैं। वक्र नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन होती है। इसकी नेफ्रॉनों की संख्या कुल 20 से 22 होती है। वैसे देखा जाए 11 से 12 जोड़ी होते हैं वही। और क्या होता है? बर्टिया के वक्र स्तंभ होते हैं, ये स्तंभ होते हैं, ये स्तंभ बीच में होते हैं। धमनीशिरा तथा रिनल होती है, ठीक है। ये मध्यांश होते हैं, वलकुट होते हैं, ठीक है। हाइल स्तंभ होते हैं,
ड्रिप्सल्स होते हैं। मूत्राशय 700 से 800 ml मूत्र नली होती है। आगे देते हैं, किडनी में एक ही छिद्र पाया जाता है जिसे जिसे क्या कहते हैं, हायल्स, जिसे कहते हैं हायल्स कहते हैं। हायल्स से ही मूत्र नली वक्र किडनी से बाहर निकलती है, जिसे रिनल धमनी, रिनल सिरा की किडनी में हायल्स से प्रवेश करती है। किडनी में 10 से 12 पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है, जिन्हें पहले बर्टनी ने देखा था। इस कारण से बर्टनी वक्र स्तंभ कहते हैं। इन वक्र स्तंभों में 10 से 12 लाख सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। इसका निर्माण क्रिया संपन्न होती है। यह सबसे छोटी इकाई होती है। इस कारण से नेफ्रॉन को वक्र क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई माना जाता है। वक्र में मूत्र तथा मूत्र नली की सहायता से मूत्राशय में आता है। ठीक है। मूत्राशय में लगभग 700 से 800 ml मूत्र स्टॉक रहता है। मूत्राशय की दीवार 3 परतों की बनी होती है। कौन कौन सी? ट्यूनिका सीरोमा, ट्यूनिका मस्कुलरी और ट्यूनिका ग्लूकोसा। आंतरिक, मध्य और बाहरी। मूत्राशय की दीवार ट्रिसर पेशी का पाई जाती है। ट्रिटस पेशी पाई जाती है। नेफ्रॉन की संरचना देखो, बोमेन संपुट, ठीक है। समीपस्थ कुंडली नलिका होती है, समीपस्थ कुंडली नलिका होती है, दूरस्थ कुंडली नलिका होती है, संग्राहक नलिका होती है। इसमें 3 परत होती है। इसमें कैसे होती है? 3 परत होती है। नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की क्रिया 3 चरण में संपन्न होती है। कौन कौन सी 3 चरण में संपन्न होती है? देखते हैं। प्रानिस्पंदन, पुनः अवशोषण और स्रावण 3 चरण में संपन्न होती है। मूत्र निर्माण के समय सबसे पहले रक्त गोलकों मेरु कोशिकाओं का द्वारा बोमेन संपन्न से छनकर नेफ्रॉन में आता है। इस क्रिया को प्रानिस्पंदन कहते हैं। मूत्र छनते समय अतिरिक्त आयन व जल की गलती से छनकर नेफ्रॉन में आ जाता है, जिनका पुनः अवशोषण क्रिया द्वारा होता है। शेष मूत्र को मूत्र नली मूत्राशय के द्वारा बाहर त्यागा जाता है। गलोमेरुल कोशिकाओं में मूत्र छनने की क्रिया को GFR ग्लोमेरुल कहते हैं, जो 125 ml प्रति मिनट होते हैं। मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। यूरोक्रोम वर्णन के कारण, किसका? यूरोक्रोम वर्णन के कारण एक दिन में एक स्वस्थ व्यक्ति में 1 से 1.5 लीटर मूत्र त्याग दिया जाता है। मनुष्य के मूत्र में मुख्य उत्सर्जन पदार्थ यूरिया होता है। इस कारण से मनुष्य को यूरोलैक्टिक प्रणाली कहते हैं। मूत्र में 90% जल तथा 1 से 2% यूरिया होता है। मूत्र का गंध के कारण अमोनिया होता है, जिसे न कि यूरिया, क्योंकि इसमें यूरिया वायु की क्रिया द्वारा अमोनिया में बदल जाता है। मूत्र का pH मान 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8 होता है, यानी कि हल्का अम्लीय होता है। पोलियूरिया मूत्र की मात्रा बढ़ना। ओलिगोरियर मूत्र की मात्रा कम होना तथा ड्यूसिचिया दर्द के साथ मूत्र त्यागना। अब क्या कहते हैं? हीमोटोरियन मूत्र में रक्त का आना। हीमोटोरियन मूत्र में रक्त आना तथा कीटोन्यूरिया मूत्र में कीटोन की उपस्थित होना। ठीक है, ये हो गया मूत्र। ठीक है, अब आगे अगला वाक करते हैं बेटा। थैंक यू।